जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज अब देखिए हम लोग लाए हैं मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हुए कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो एसएससी हो, आपका यूपीपीसीएल हो या फिर आपके बैंकिंग के एग्जाम्स हो, वो सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उन सब में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं क्वेश्चंस को हम लोग रेगुलरली देखते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन होता है नए नए स्टूडेंट से। ठीक है, तो वो जो भी बताते हैं उसका हम लोग एनालिसिस करने के बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आते हैं। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पर बिना टाइम गवा हुए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बिना टाइम गवा हुए आप लोग के लिए जो मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर क्वेश्चंस है उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं शिवांशर आपका, आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। तो चलिए आज के सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आर फ्रॉम 19 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट यूपीपीसीएल एग्जाम। यानी कि जो 19 मार्च 2021 को, यानी लास्ट ईयर जो हमारा 19 मार्च 2021 को जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, किस चीज का, यूपीपीसीएल एग्जाम का। यूपीपीसीएल एग्जाम का जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था 19 मार्च 2021 को, वहां के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सेम एज इट इज वो आप लोग को देखने को मिलेंगे और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन सब में पूछे जा चुके हैं, इन सब में पूछे जा चुके हैं, उनसे जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको आज देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओ काफी बड़ा है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए घबराना एकदम नहीं है हमको, आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग बैंडेड रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बेंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 होता है उसमें जो हम टेबल्स एंड कॉलम्स को जो हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, टेबल्स और कॉलम्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्लूड किए जाते हैं। तो वहां पर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शन उनसे रिलेटेड, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड वो क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन होता है हमारे पास। तो वो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये हमको इस हमारे जो क्वेश्चन है वो हमें बताना है। ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए, banded row column displays a summary of all the rows columns। ठीक है, यानी banded row कॉलम सभी रो कॉलम के सारांश को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो हमारे बेंडेड रो और कॉलम होते हैं वो सारे के सारे रो और कॉलम्स की समरी को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमसे कह रहा है कि बैंडेड रो कॉलम, बैंडेड रो या कॉलम कैन हैव वन और मोर एक्स्ट्रा सेल्स देन अदर रोज एंड कॉलम्स। यानी कि बैंडेड रो कॉलम में अन्य रो कॉलम की तुलना में एक या अधिक अतिरिक्त सेल हो सकते हैं। यानी कि हमसे बोल रहा है बैंडेड रो और कॉलम जो होती है उसमें जो और जो दूसरी दूसरी रो और कॉलम होती है उसकी तुलना में, कंपेयर टू दैट, मतलब उसमें क्या होती है, ज्यादा सेल्स होती हैं। ठीक है, ये बोल रहा है ऑप्शन सी, अ बैंडेड रो कॉलम इज मेड अप ऑफ टू और मोर रोज एंड कॉलम्स। यानी कि क्या बोल रहा है, बैंडेड रो और कॉलम जो होती है वो दो या दो से अधिक रो और कॉलम से मिलकर बनती है। या फिर ऑप्शन डी, even and odd rows and columns are displayed with another color in a banded row or column। यानी कि हमसे क्या बोल रहा है कि जो even और odd, यानी कि even number of column and जो odd number of columns होती हैं वो डिस्प्ले होती हैं with another color in a banded row or column, और उसमें मतलब कि किसी दूसरे कलर से डिस्प्ले की जाती है वो सारी रोज एंड कॉलम्स को, जो कि इवन और ऑड होती हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जो भी आप उसमें मेंशन करना चाहेंगे वो आपके हिसाब से ही बोल रहा है। ठीक है, सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रहा है ऑप्शन डी कि इवन एंड ऑड रोज एंड कॉलम्स आर डिस्प्लेड विद अनदर कलर इन अ बैंडेड रो एंड कॉलम। ठीक है, यानी कि बैंडेड रो और कॉलम जो होती है, बैंडेड रो और कॉलम में जो आपके इवन और ऑड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं वो अलग अलग कलर से डिस्प्ले किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन लंबे होंगे बट आपको घबराना नहीं है, बहुत आराम से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर लोकल टेलीफोन नेटवर्क। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा का संचारित करने और इंटरनेट पहुंच एक्सेस प्रदान करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है किसकी मदद से, बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। किसकी मदद से, जो हमारा जो डिजिटल डेटा है उसको लोकल टेलीफोन नेटवर्क में ट्रांसमिट करता है और हमको इंटरनेट एक्सेस करवाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नल लाइन, ऑप्शन सी डेटा सब्सक्राइबर लाइन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि डेटा सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, अब देखो डेटा सब्सक्राइबर लाइन होता क्या बेसिकली ये समझते हैं। डेटा सब्सक्राइबर लाइन जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर जियो और एयरटेल वोडाफोन ये सारे चल रहे हैं ना, तो ये क्या है, सब्सक्राइबर लाइन होती है। ठीक है, ये क्या है, सब्सक्राइबर लाइन है, और जहां पर हम लोग डेटा कनेक्शन ले लेते हैं वो क्या कहलाने लगता है, डेटा सब्सक्राइबर लाइन। वो क्या कहलाएगा आपका, डेटा सब्सक्राइबर लाइन। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत छोटा सा चीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ इनटू मल्टीपल लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद पैराग्राफ के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कई बार हम लोग स्टोरीज वगैरह पढ़ते होंगे, तो जैसे स्टोरी ये लिखी हुई है, ठीक है, और फिर ये ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे स्टोरी मैंने क्यों लिखी, देखो यहाँ पर एक ही फर्स्ट लेटर होता है, जो कि मतलब दो, एक या दो से ज्यादा, या जितनी भी उन्होंने जैसे भी डिजाइन करना चाहा है उस तरीके से वो एक ही लेटर होता है, ये एक ही लेटर होगा, और ये मतलब 3-4 लाइनों को कवर अप कर रहा होता है। और इसका जो फर्स्ट लाइन का वर्ड स्टार्ट होगा वो भी एस से ही होगा, यहाँ पर मैंने एस लिया हुआ है, ये भी एस से ही होगा, इसका भी वर्ड और इसका भी फर्स्ट वर्ड एस से ही होगा। उससे क्या होता है कि मतलब ये देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ये जो चीज हुई है ये कौन से ऑप्शन की मदद से हम अपने सिस्टम पर भी इस चीज को कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी ड्रॉप कैप, ऑप्शन सी सुपर स्क्रिप्ट, या फिर ऑप्शन डी सबस्क्रिप्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत सही, ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ड्रॉप कैप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज लेटर एस इन SRAM। SRAM में एस अक्षर क्या है। देखो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई फुल फॉर्म जरूर प्रिपेयर करके रखा करो, क्योंकि देखो फुल फॉर्म से कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, फुल फॉर्म से देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो फुल फॉर्म होता है SRAM का, उसमें एस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज लेटर एस, SRAM में एस अक्षर क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, अगर कहीं शॉर्ट फॉर्म देकर के उसका फंक्शन पूछा है, तो हम लोग अगर उसका फुल फॉर्म जान रहे होते हैं तो उस फुल फॉर्म की मदद से हम उसके फंक्शन के बारे में भी गेस आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर SRAM में एस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलो ए सिमेट्रिक, बी स्टैटिक, सी सिक्योर, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टैटिक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, स्टैटिक। नाउ SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, करेक्ट एकदम ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, देखो रैम का तो मतलब मैक्सिमम पता ही चल रहा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी बचता है ये एस का मैटर, तो एस से हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौन से दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। देखो हमसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। बहुत 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 ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यहाँ पर सिर्फ जो आपका आंसर होगा सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है जो कि नीचे लिखी हुई है मैंने, वो अभी मैं आपको पूरी की पूरी समझाऊंगा, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET को। ठीक है, ARPANET को माना जाता है दुनिया का सबसे पहला। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ASPANET, CNET ये सब नहीं होगा, NSFNet ऐसा नहीं होगा, आपका ARPANET, यानी कि अभी इसका ARPANET का भी आपको मैं फुल फॉर्म बताऊंगा। ठीक है, सो ARPANEट सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ARPANEट के बारे में जानते हैं। ठीक है, ARPANEट इन फुल एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये ARPANET का फुल फॉर्म है। देखो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट से नेटवर्क। ठीक है, ये पूरा नेट आप लोग ले लो। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क दैट वाज द forerunner ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA ऑन द आर्म ऑफ द US डिफेंस डिपार्टमेंट फंडेड द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इन द 1960s। ठीक है, क्या कह रहा है, ARPANET पूर्ण उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी नेटवर्क में प्रायोगिक कंप्यूटर नेटवर्क का जो इंटरनेट का अग्रदूत था। देखो वहां पर ना इसको प्रयोग किया जा रहा था, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और वहीं पर इसका जो हमारा रियल इंटरनेट था उसका हमारा फोर रनर हुआ, यानी कि कह सकते हैं इस तरीके से कि अग्रदूत।
ठीक है, यानी कि एकदम स्टार्टिंग जिसको इनिशियल्स बोलते हैं, वो इनिशियल हमारा धीरे धीरे इवेंचुअली करके वही नेट जो था, वही डिफेंस के लिए जो बनाया गया था नेटवर्क, वही नेटवर्क आज हम लोग यूज कर रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट। ठीक है, चलो, और वे कहां पे हुआ था? अमेरिकी रक्षा विभाग, ठीक है, यानी कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने फंडेड द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और फिर उसके बाद यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट जो था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, उसने इनको फंड किया था कि आप डेवलप करो किसको? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि आरपा नेट को। और इन द लेट 1960s में, और धीरे धीरे करके इवेंचुअली, बहुत ज्यादा टाइम गैप तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत लगी और बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा फोकस लगा लोगों का, जो भी हमारे साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया और बहुत ज्यादा काम किया, और आज हम लोग इंटरनेट, आप लोग देख रहे हैं, इंटरनेट के बिना आज के टाइम पर कुछ भी नहीं है। इवन आप लोग ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर या जहां पर भी आप लोग देख रहे होंगे, तो वहां पर आप इसको नेट के थ्रू ही देख रहे हो या आप डाउनलोड करके देख रहे हो। सो व्हाट इफ और यू आर डूइंग, तो वो आप डाउनलोड कर रहे हो नेट की मदद से, ऑनलाइन देख रहे हो नेट की मदद से, ठीक है, तो वही नेट है, उसके बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। सबसे पहले ईयर देख लो, 1960। किसने फंड किया था? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको फंड किया हुआ था। सबसे पहले कहां पर ये बना था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी में ये बना था, यानी आरपा में ये बना था, और फिर इसी का नाम दे दिया गया आरपा नेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, यानी निम्नलिखित में से कौन एक अनुप्रयोग परत एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, नॉट बोला है। ऑप्शन ए टेलनेट, ऑप्शन बी टीसीपी, ऑप्शन सी एफटीपी, या फिर ऑप्शन डी HTTP। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका एक कह सकते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा है। टेलनेट, टेलनेट का फुल फॉर्म होता है आपका टेलनेट का टेलीटाइप नेटवर्क, और एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर वैल्यू। ठीक है, इज नॉट एन एरर वैल्यू, rather it is a special value that you can manually enter into a cell to indicate that you do not yet have the required value। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक त्रुटि मान नहीं है, बल्कि यह एक विशेष मान है जिसे आप मैनुअल रूप से एक सेल में दर्ज कर सकते हैं, ताकि यह इंगित किया जा सके कि आपके पास अभी तक आवश्यक मान नहीं है। देखो होता क्या है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम लोग मेजर यूज किस चीज में करते हैं? अपनी कैलकुलेशंस करने में, या फिर हमको जो भी हेल्प चाहिए होती है, जो हमको बिजनेस में अपना जो भी हेल्प चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके हमारे कह सकते हैं लॉजिस्टिक्स बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसको, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम लोग एमएस एक्सेल का यूज करते हैं सिस्टम पर। अब उसके बाद हमसे कह रहा है, देखो होता है क्या, यूजुअली अगर हम लोग कोई भी वैल्यू डाले और उसको ऐड किया, तो लास्ट में जब हमें समेशन चाहिए होता है, जहां पर उस सेल पर कुछ और लिख के आ जाता है जो कि एरर को दिखा रहा होता है। ठीक है, तो वो उनमें मतलब वो क्या होता है, इन्हीं चारों में से किसी एक की तरह दिखता है, वो मैं ऑप्शन बताने के बाद आपको बताऊंगा। ठीक, और यहां पर लेकिन हमसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको कि आप लिख तो दे उस सेल पर, मैनुअली लिखा जाए उसको उस सेल पर, और वो ये ना दिखाए कि वो एरर है, बल्कि वो ये दिखाए कि वहां पर हमारा क्या हुआ है, वहां पर हमारे जो भी हमको आवश्यक मान, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी, वो हमको अभी तक डू नॉट येट हैव, यानी अभी तक हमको नहीं मिली है। ठीक है, अभी तक हमको वो नहीं मिली है। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो हमें अभी तक नहीं मिली है। तो इसका जो रिक्वायर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि #NA। ठीक है, #NA। अब देखो ये क्या होता है, ये ऐसा है जो कि हम लोग मैनुअली लिखते हैं और हमें ये दिखा रहा होता है हमने कि जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो अभी तक हमें नहीं मिली है। अब वो दिखाता हूं मैं आपको जो कि एरर पे दिखाता है। ठीक, ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक आपको जरूरी है कि वो एरर पर आपको दिखाएगा। जब भी आप लोग कोई फॉर्मूला डालोगे एमएस एक्सेल पर या फिर कुछ जैसा भी आप चाहोगे, तो वो उसी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ऐसा ही दिखाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। ईच फाइल और डायरेक्टली इन लिनक्स इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय एन आइडेंटिफायर इज कॉल्ड अ, यानी लिनक्स में प्रत्येक फाइल या निर्देशिका डायरेक्टरी का विशिष्ट रूप से एक पहचान करता आइडेंटिफायर द्वारा पहचाना जाता है, जिसे डैश कहा जाता है। देखो होता क्या है, लिनक्स जो हमारा अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, या आपने एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें लिनक्स के बारे में बताया था मैंने, तो वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लिनक्स क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि वो
हर एक फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हर एक फाइल का एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने का एक उसका कोड होता है, या जो भी जिस भी तरीके से वो किसी भी फॉर्मेट में वो सेव करता होगा, तो उस आइडेंटिफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी मदद से वो आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। ऑप्शन ए आई नोड, ऑप्शन बी PID, ऑप्शन सी वी नोड, या फिर डी ऑप्शन टी नोड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आई नोड, ठीक है। आई नोड की मदद से जो लिनक्स होता है हमारा, वो हर एक फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है एक आइडेंटिफायर की मदद से, जिसको हम लोग बोलते हैं आई नोड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन यार मैं अपने अपने क्या बताऊं, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं भाई कि फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर अब तुमसे कैट का फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है। कैट का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट, CAD। CAD का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए कंप्यूटर एकेडमी डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एकेडमी डेवलपर, या फिर ऑप्शन डी डेवलपर कंप्यूटर एडेड डेवलपर, ठीक है। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि जो हमारा कैड है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला, यानी निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का क्या मान होगा, ठीक है। यानी इसके बराबर क्या होगा, इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको और अच्छे से लिख के बताता हूँ, 2 + 16/2 टू द पावर, देखो इसका मतलब क्या होता है, टू द पावर रेज्ड टू जिसको बोलते हैं हम, हाँ, तो इट इज रेज्ड टू 1 into 3, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं अपना, क्या यूज करेंगे हम लोग, बॉड मास यूज करेंगे। तो 2 प्लस, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 8 16 होता है, ये काट दिया, तो 2 इट इज रेज्ड टू 1 into 3, ठीक। उसके बाद 2 + 8 to the power 1 8 into 3। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 24, यहाँ पर आ जाएगा 26, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, C 26, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर में मैथ्स घुस गई, ठीक है। तो ये क्या है, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक्सेल के फॉर्मेट में हमको दिया हुआ था, हमको इसको नॉर्मल अपने जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हमें लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव द कंटेंट्स ऑफ द विंडो टू सी इंफॉर्मेशन दैट इज करंटली आउट ऑफ व्यू, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विंडो की सामग्री का वर्तमान में देखने से बाहर की जानकारी देखने के लिए स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। देखो हमसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि करंटली जो हमारे सामने विंडो खुली है उससे बाहर है, मतलब उसी सॉफ्टवेयर पर उससे बाहर है, हो सकता है वो ऊपर हो सकता है वो नीचे हो, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, उससे बाहर मतलब कि उस सॉफ्टवेयर से बाहर नहीं, उसी सॉफ्टवेयर पर, उसी पेज पर, उसी स्लाइड पर, उसी डॉक्यूमेंट पर है, बट प्रेजेंट में जो हमारे सामने विंडो खुली है वहां पर वो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन ए मिनिमाइज बटन, ऑप्शन बी स्क्रॉल बार, ऑप्शन सी टाइटल बार, या फिर ऑप्शन डी स्टेटस बार। देखो ये दोनों नहीं होगा, स्क्रॉल बार मिनिमाइज बटन भी नहीं होगा, उससे तो वो छोटा ही हो जाएगा। तो हेंस अपना रिक्वायर्ड ऑप्शन ऑप्शन बी स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार की मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल बार की मदद से हम स्क्रॉल आउट करते हैं, ऊपर नीचे देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है विंडो पे ना हो बट ऊपर हो या उसके नीचे हो, तो वहां पर हम लोग स्क्रॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। आजकल का तो वैसे यूथ का टाइम ज्यादातर इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने में जाता है ना। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपने विच ऑफ द फॉलोइंग, अपने 12th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने आपको इंटरनेट के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेट। उसमें आप लोग जरूर से जाकर के देखिएगा, प्लेलिस्ट में है, इंटरनेट के नाम से बनी हुई है, उसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी नेटवर्क इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो टोपोलॉजी मैंने बताई थी कितनी तरह की होती है। फिलहाल यहाँ पर कौन सी हमें बताने, कौन सी टोपोलॉजी नहीं है, नॉट, ठीक है, नहीं है हमारी टोपोलॉजी, कौन सी हमारे पास नहीं है। सो स्टार, ट्री, बस, रैंडम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको बताया था स्टार टोपोलॉजी स्टार के फॉर्म में जुड़ी होती है हमारे पास, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी ट्री के फॉर्म में होता है, बस टोपोलॉजी लाइन से होता है, रैंडम नहीं होता हमारे पास, ऐसा कोई ऐसी हमारे पास कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो फिर आज के वीडियो के लिए, आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक बात और, वीडियो को मेरी लास्ट तक जरूर से देखना, फीडबैक देना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, जय हिंद।